नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, फ्रांस के अखबार या पत्रिका शार्ली एब्दो ने एक बार फिर से अपने कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे हैं और उसको लेकर इस्लामी दुनिया में बवाल उठ खड़ा हुआ है। जाहिर है कि इस हरकत की आलोचना की जा रही है, निंदा की जा रही है और इसके प्रति गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। सवाल उठता है कि शार्ली एब्दो ने ये कार्टून क्यों छापे, जबकि सन 2015 में इन्हीं कार्टूनों की वजह से उसके दफ्तर पर हमला हुआ था। 12 लोग उसमें मारे गए थे और उसके बाद फिर एक और हमला हुआ था जिसमें 5 लोग मारे गए थे। दफ्तर पर हुए हमले में कार्टूनिस्ट मारे गए थे, एडिटर मारा गया था और पब्लिशर भी मारा गया था। तो इतने इस बुरे और कटु अनुभव के बावजूद इस अखबार ने, शार्ली एब्दो ने, ये कार्टून क्यों छापे और उसका तर्क ये है कि बुधवार को यानी 2 सितंबर से इसका ट्रायल शुरू हो रहा है। 2015 की जो आतंकवादी घटना थी, जो हमला हुआ था, उसके जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो रहा है। तो इस मौके पर उसने इन्हें छापना ठीक समझा, इसलिए उसका कहना है कि उसने दोबारा इनको पब्लिश किया है। लेकिन जाहिर है कि इसका विरोध हो रहा है और इस पर उसके इस निर्णय को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आज द डेली शो में हम इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं करता है, उनको तोड़ता मरोड़ता है, सनसनीखेज बनाता है और अक्सर भ्रामक खबरें दिखाता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी मनपसंद की सदस्यता चुन सकते हैं। उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शार्ली एब्दो ने ये जो कार्टून दोबारा छापे हैं, इनका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद ये है कि दोबारा वो ये दिखाना चाहता है कि उसने जो पहले किया था वो सही किया था और वो अपने जो विचार हैं, जो अपना आदर्श है और जो प्रयोजन है उनकी पत्रिका का, वो उस पर दृढ़ है और उससे हिले डुले नहीं है, बावजूद इन तमाम घटनाओं के, हमलों के और दुनिया भर में आलोचना निंदा होने के बावजूद। तो मुख्य मुद्दा उसका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है और हम जो ठीक समझते हैं हम वो करेंगे और इसकी हमें जो फ्रांसीसी कानून है वो इजाज़त देता है। अब इसी से जुड़े कुछ और प्रश्न हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या कोई सीमा हो सकती है? क्या आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी दूसरे के धार्मिक विश्वासों पर, उनके जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, देवी देवता हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं क्या? या उनकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं? आखिरकार ये जो मसला है ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक आप उसको खींच सकते हैं और अगर उससे कुछ दूसरे तरह के ख़तरे पैदा होते हैं तो क्या उनको इतनी खुली आज़ादी मिलनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं। जैसे एक सवाल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और उससे पहचान जो किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक समूह की होती है, जुड़ी होती है, वो है। दूसरी समस्या इसके साथ मानवाधिकारों की जुड़ी हुई है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है वो सीधे ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा होता है। और तीसरा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में बहुत सारी समस्याएं भी पैदा करती है। हाँ, और हम ये देखते रहते हैं, तो इसका दायरा क्या हो या ना हो या बिल्कुल आबाद हो, ये कुछ सवाल ऐसे हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में ले जाता हूँ ताकि आपको पूरा सीन क्लियर हो जाए कि वास्तव में हुआ क्या था, क्यों हो रहा है और फ्रांस में या यूरोप में या जो पश्चिमी दुनिया है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है और कैसे ये एकदम से इस रूप में सामने आया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि
फ्रांस में 60 के दशक से लगातार इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। वहाँ एक अखबार जो सटायरिकल अखबार ही था, व्यंग्यात्मक पत्रिका या पत्र कह सकते हैं आप, हाराकीरी, और वो यही करता था। वो व्यंग्य चित्र और जो भी आर्टिकल वगैरह छापते थे उनसे जुड़े व्यंग्य चित्र बहुत ही अटैकिंग होते थे और वो हर चीज़ पर अटैक करते थे। वो धार्मिक विश्वासों, चाहे वो इस्लाम से जुड़े हों, चाहे यहूदी धर्म से जुड़े हों, चाहे कैथोलिक चर्च से जुड़े हों, या जो दूसरी मान्यताएं समाज की होती हैं जिसमें रूढ़िवादिता होती है, पिछड़ापन होता है और जो तमाम तरह के अंधविश्वासों से लिपटा होता है, तो उन पर अटैक करना उसका एक प्रमुख प्रयोजन था। और वो सत्ता पर सबसे ज़्यादा अटैक करते थे। जो लोग सत्ता में होते थे और सत्ता की जो पाखंड होते थे और सत्ता की जो बुराइयां होती थी उन पर बहुत ज़्यादा मुखरता के साथ हमले करते थे। तो ये हाराकीरी नाम का अखबार ये लगातार ये कर रहा था। लेकिन 1968 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसने जो कार्टून छापे उसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई और इस अखबार को बंद कर दिया गया। लेकिन उसी के बंद होने के बाद उसी से निकले कुछ लोगों ने जुड़कर शार्ली एब्दो नाम का ये अखबार शुरू किया और उसमें ये परंपरा वो आगे बढ़ाते रहे और बहुत ही खुलकर। आपको मैं बता दूं कि फ्रांस में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत खुली छूट है, मतलब उसको बहुत बड़ा मूल्य माना जाता है वहाँ के लोकतंत्र का। और चूँकि आप जानते ही हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसके बाद स्वतंत्रता समता के जो मूल्य वहाँ पैदा हुए और विकसित हुए, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बहुत मायने रखती है, और न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी और अमेरिका में भी। तो ये जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के साथ ये मूल्य विकसित हुआ है, इसको फ्रांसीसी संविधान में बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। और न ही ये तो है ही, साथ ही वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का भी रूप बहुत ही कहना चाहिए कि एक तरह का उसमें कट्टरता आपको दिखेगी, लचीलापन नहीं दिखेगा। उसमें विभिन्न धर्मों की को बहुत ही निजी स्तर पर आप स्वीकार कर सकते हैं, सार्वजनिक स्तर पर इनका प्रदर्शन भी वर्जित है, निषेध है उसका। तो वो फ्रांसीसी समाज में धर्म को राजनीति से और सार्वजनिक जीवन से थोड़ा बाहर रखा गया है और इस मामले में वहाँ बहुत सख्ती भी होती है। तो इस तरह के माहौल में जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म दोनों इस तरह से प्रबल रूप में दिखलाई पड़ते हैं, वहाँ पर इस तरह की पत्रिकाओं के लिए गुंजाइश बनती है और इसीलिए वो इस तरह के बहुत ही आक्रामक तरह के कार्टून छापते प्रकाशित करते रहे हैं और ये लगातार वहाँ की एक परंपरा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हुआ ये कि जब 9/11 की घटना हुई अमेरिका में और उसके बाद जो इस्लामी चरमपंथ आतंकवाद दुनिया भर में उसके रूप देखने को मिले, तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी होने लगी और उस पर ज़्यादा अटैक होने लगे। आपको बता दें कि शार्ली एब्दो ने जो कार्टून छापे थे, दरअसल वो एक साल पहले ही जो डेनमार्क है वहाँ का एक अखबार छाप चुका था जिसका नाम है जिलैंड पोस्टन। उसने ये कार्टून छापे थे और 2005 में, और इसके बाद तो समझ लीजिए एक जलजला सा आ गया था। डेनमार्क में बहुत प्रदर्शन हुए थे, दुनिया भर में प्रदर्शन हुए थे। डेनिश जो एम्बेसी थी, बाहर जगह जगह दूतावास थे, वहाँ पर हमले हुए थे। और जो डेनमार्क के राष्ट्रपति हैं, वहाँ की सरकार का तो ये कहना था कि इस एक घटना ने डेनमार्क के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जितना असर डाला उतना दूसरे विश्व युद्ध ने भी नहीं डाला था। तो सोचिए, एक पत्रिका ने इतना ज़्यादा मुसीबतें वहाँ की सरकार के लिए खड़ी कर दी थी और बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ था इस्लामी दुनिया में। हालांकि उसका समर्थन करने वाले भी थे दूसरी दुनिया में, ऐसा नहीं था कि वो अकेले थे। इसके बाद 2006 में शार्ली एब्दो ने भी यही कार्टून छाप दिए और उसके बाद से फिर मुस्लिम दुनिया में, इस्लामी दुनिया में तूफ़ान खड़ा हो गया था और जगह जगह इसकी आलोचना, निंदा, भत्सना हुई, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए और फ्रांस सरकार पर भी हमले होते रहे। तो जब ये घटना हुई तो तब तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जैक्स शिराक, उन्होंने इसके जो
पब्लिकेशन था कार्टून के, उनका विरोध किया था, उनको ठीक नहीं बताया था, विरोध नहीं किया था, लेकिन उनकी आलोचना की थी कि इस तरह से किसी की धार्मिक मान्यताओं पर अटैक करना ठीक नहीं, उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ये जो कार्टून थे, इनमें दरअसल 2 कार्टून ऐसे थे जो ख़ास तौर पर आपत्तिजनक माने गए थे, और उनमें से एक था जिसमें पैगंबर मोहम्मद के सिर में बम दिखाया गया था, उसको इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा गया था। तो इस्लामी आतंकवाद से इसको जोड़ना कई लोगों को अखरा था, और अखरने वाली बात थी कि आप पैगंबर मोहम्मद को सीधे आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन आतंकवाद फैलाने वाले तो लोग दूसरे हैं। बहरहाल ये तो ठीक नहीं, उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ये जो कार्टून थे, इनमें दरअसल 2 कार्टून ऐसे थे जो ख़ास तौर पर आपत्तिजनक माने गए थे, और उनमें से एक था जिसमें पैगंबर मोहम्मद के सिर में बम दिखाया गया था, उसको इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा गया था। तो इस्लामी आतंकवाद से इसको जोड़ना कई लोगों को अखरा था, और अखरने वाली बात थी कि आप पैगंबर मोहम्मद को सीधे आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन आतंकवाद फैलाने वाले तो लोग दूसरे हैं। बहरहाल ये तो व्यंग्यकार और कार्टून बनाने वाले लोगों का अपना नज़रिया होता है, वो किसको किस चीज़ से कैसे देखते हैं, और ये उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता का भी हिस्सा होता है। अब ये और बात है कि उस रचनात्मक स्वतंत्रता को किस नज़रिए से आप देखेंगे। नज़रिए 2 हैं, एक पश्चिमी दुनिया का नज़रिया है, और एक बाकी जो इस तरह के समाज हैं जो अभी परंपराओं में हैं, जो कहना चाहिए कि उस तरह के आधुनिक लोकतंत्र तक नहीं पहुँचे। तो एक ये सभ्यता का आपस में टकराव भी है, 2 तरह की सभ्यताओं का, जो अलग अलग तरह से विकसित होकर एक मुकाम पर खड़ी हैं, जहाँ एक तरफ ज़्यादा स्वतंत्रता की वकालत होती है, और जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा पर्देदारी है, दुराव छिपाव है। तो इस तरह के 2 तरह के आपको व्यू पॉइंट देखने को, नज़रिए देखने को मिल जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में भी, हिंदुओं में भी इस तरह की बातें होती रहती कि हमारे देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। ईश निंदा की बात अक्सर होती है, ब्लास्फेमी की, पाकिस्तान में भी होती है। तो ईश निंदा कानून को बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से इस्लामी दुनिया में, हिंदुस्तान में चूँकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, तो फिर भी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी गुंजाइश बनती है। हालांकि अब धीरे धीरे एक कट्टरता हिंदुत्ववादियों ने पैदा करनी शुरू कर दी है, और वो लोग भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगे हैं जैसे कट्टरपंथी मुसलमान करते हैं। तो ये एक जो कहना चाहिए कि सभ्यता मूलक खाई है दो दुनियाओं के बीच में, एक में पश्चिम दुनिया है, एक में पूरी दुनिया के वो समाज और वो धार्मिक समुदाय हैं जो कि अभी उस तरह से अपने ख़यालात को कहना चाहिए खोल नहीं पाए हैं, विस्तृत नहीं कर पाए हैं। अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर की भी आलोचना की जा सकती है। ये जो शार्लो एब्दी है, ऐसा नहीं है कि नास्तिक है, वो नास्तिकों का भी मजाक उड़ाता है, वो जो उदारवादी हैं उनका भी मजाक उड़ाता है अपने कार्टूनों के ज़रिए। तो ये जो व्यंग्यात्मक एक रचना प्रक्रिया है, उसका ये हिस्सा होता है कि वो थोड़ा अधिक स्वतंत्रता लेता है। जैसे कि हमारे यहाँ कार्टून बनते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की भी खिल्ली उड़ाई जाती है, कोई भी नेता उसके दायरे में आ सकता है। तो जब नेता आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, लेकिन चूँकि धर्म के मामले में अभी हम उतने खुले दिमाग के नहीं हुए हैं, उतनी सहिष्णुता पैदा नहीं हुई है, इसलिए हमें ये अखरता है। अच्छा, ये तो एक स्थिति थी, लेकिन दूसरी स्थिति तब बनी जब यूरोप में एशिया से बहुत सारे मुसलमान पलायन करके जाने लगे, क्योंकि यहाँ सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में जगह जगह युद्ध हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पलायन हुआ और वहाँ भी मुसलमानों की संख्या, तादाद काफ़ी बढ़ने लगी। तो वहाँ के समाज में भी इसका रिएक्शन होने लगा और एक तरह का टकराव, एक तरह की नफ़रत वहाँ पर पनपने लगी। तो अब ये जो इस तरह के कार्टून जब छपते हैं तो उनमें ये नफ़रत भी कहीं ना कहीं से आ जाती है और आ गई है। ये इस तरह के कार्टूनों में उस तरह की समझदारी नहीं है कि ये दुनिया ज़्यादा बड़ी है, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के सोच, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ, रहन सहन, खान पान, इन सब को वो
इस नज़रिए खुलेपन के साथ देखें कि जैसा आपका जीना रहना महत्वपूर्ण है, अपने विचार महत्वपूर्ण हैं, वैसे दूसरे समाजों के भी विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, दूसरे समाज की मान्यताएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और अगर वो आपकी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं हैं तो आप उनके बारे में आलोचनात्मक रवैया रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसको इस तरह से नहीं कि उससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। हम आहत भावनाओं की भी एक राजनीति है, पूरी दुनिया में चल रही है, हिंदुस्तान में भी चल रही है कि छोटी छोटी बात पर भावनाएं आहत होने। इस फिल्म में आपने इसको कैसे दिखाया, हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो ये एक राजनीति का भी हिस्सा है और एक जो क्षुद्र मानसिकता है उसका भी हिस्सा है। तो इस पर आक्रमण भी ज़रूरी है, क्योंकि इसको बढ़ने देना मतलब समाज में कटुता, पिछड़ापन, दकियानूसी, ये तमाम जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ उनको बढ़ने की इजाज़त देना है। तो इन पर हमला तो होना चाहिए। कबीर खुलकर हमला करते थे, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, या पाथर पूजे हरि मिले सो मैं पूजू पहाड़। तो उन्होंने भी आक्रमण किए और बिल्कुल सीधे सीधे आक्रमण किए। तो जो कहना चाहिए कि अंधविश्वास हैं, जो अंधी मान्यताएं हैं, इन पर आक्रमण तो होना ही चाहिए और तभी समाज इनमें से निकलकर बाहर एक तार्किक ढंग से सोचने के लिए तैयार होगा। एक नागरिक के रूप में व्यवहार करने के लिए आपको ज़्यादा उदार, ज़्यादा लोकतंत्र, ज़्यादा सहिष्णु होना पड़ेगा। और ये जो विश्व में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है, इसमें जो विभिन्न सभ्यताएं आपस में मिलजुल रही हैं, विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं, उनसे जाहिर है कि बहुत तरह के टकराव पैदा होना लाजमी है कि जब दो तरह की संस्कृतियां आती हैं तो एकदम से प्रेम नहीं होता, एकदम से दोनों एक दूसरे को गले नहीं लगाती हैं, उनको मिलने जुलने में सदियों लग जाती हैं। तो ये टकराव एक स्वाभाविक है, लेकिन ये इन आपसी मेल जोल और टकराव के बाद ही एक तरह से ऐसा समाज बनता है जिसमें एक समरसता आ पाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरा विश्व समुदाय एक ट्रांजिशन के दौर पर है, बदलाव के दौर पर है। अभी आप देखिए इस्लामी दुनिया में भी बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं, होंगे। और अभी ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले जो देश जैसे थे वैसे ही हैं, वहाँ भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बदल रही है और भी तमाम तरह की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उन्होंने बदलने को मजबूर किया है। जो आपके आर्थिक तंत्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी भी आपको करीब ला रही, क्योंकि आप एक दूसरे के सहयोग से ही इनसे लड़ सकते हैं। तो ये जो मेल जोल, आपसी सहयोग, भाईचारा, ये विकसित होने में वक्त लगता है। लेकिन इस दौर में, ट्रांजिशन के दौर में, हमें थोड़ा सा अपनी भावनाओं को नियंत्रित भी करना पड़ता है, अन्यथा ये टकराव बहुत बड़े टकराव में तब्दील हो सकता है। विश्व युद्ध तक की नौबत आ सकती है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हंटिंगटन की थ्योरी थी, वो हम पिछले 2 दशकों से 3 दशकों से इस पर बात कर रहे हैं, अब हमें वो दिख रहा है। तो ये उसका भी हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि इस सब के पीछे ये जितने भी टकराव हो रहे हैं आर्थिक कारण हैं, कहीं बेरोज़गारी है, कहीं आर्थिक विपन्नता है, कहीं आर्थिक भेदभाव है, और उनसे पैदा होने वाले सामाजिक भेदभावों को राजनीति हवा देती है, नस्लवादी राजनीति का उभरना है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे में जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, जो बौद्धिक गतिविधियों से लोग जुड़े हुए हैं, जो रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें और ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा और ज़्यादा सहिष्णुता के साथ काम करना पड़ेगा। आप विचारों की स्वतंत्रता लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लीजिए, लेकिन कहीं जाकर आपको ये एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि कहीं उससे बड़े पैमाने पर हिंसा, खून खराबा, युद्ध की नौबत तो नहीं आ जाएगी, जैसा कि हम यूरोप में होते हुए देख रहे हैं। और वहाँ टकराव लगातार गहरा रहा है, बढ़ रहा है। और इस तरह के जो कार्टून हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस तरह के कार्टून प्रकाशित करना गलत है, सरासर गलत है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इस तरह की चीज़ें को होते रहना और समाज को इनको पचाना सीखना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा उन्नत होकर ज़्यादा खुलकर सोच सकें। लेकिन उस स्थिति तक जब तक नहीं पहुँचते तब तक हमें उन समुदायों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा जो इस तरह की चीज़ों पर बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, बहुत हिंसक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं।
तो इसको इन नतीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो रचनाकार लोग हैं, पत्रकार हैं, बौद्धिक समुदाय हैं, उनको भी एक सहिष्णुता का परिचय देना पड़ेगा, संवेदनशीलता, क्योंकि हम इस समाज के हिस्से हैं और इस समाज की मानसिकता को समझकर व्यवहार करना ये भी हम सब के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। तो शार्ली एब्दो का ये जो प्रकाशन है कार्टून का, इस पर वहाँ के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, हालांकि लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश की एक परंपरा रही है और ये उनका हक है। तो वहाँ फ्रांस की राजनीति, अब देखिए कि ये जो लगातार वहाँ हो रहा है, इस मुसलमान और जो फ्रांसीसी समाज है उनके बीच जो टकराव हो रहा है, उसी का नतीजा है कि वहाँ दक्षिणपंथी राजनीति और एक दक्षिणपंथी नेता मेरी पेन इस तरह से बड़े स्तर पर उभर रही हैं और ख़तरा है कि कल को वही सत्ता में आ सकते हैं और सत्ता में उनके आने का मतलब है कि और ज़्यादा कहना चाहिए कि जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरे नस्ली समुदाय हैं, उन पर और ज़्यादा दबाव पड़ेगा, उन पर और ज़्यादा हमले बढ़ेंगे। तो इसको रोकने के लिए भी कभी आपकी किसी गतिविधि से एक समुदाय तो आहत हो रहा है, लेकिन दूसरा समुदाय है जो उसका और फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा मजबूत हो रहा है और वो भी उतना ही ख़तरनाक है। अगर इस्लामी चरमपंथ ख़तरनाक है तो यूरोप का जो दक्षिण पंथ है वो भी और ख़तरनाक है। ये हम जर्मनी में देख चुके हैं, हम इटली में देख चुके हैं और बहुत जगह उनका उभार हो रहा है। तो इन खतरों को ध्यान में रखकर हमें हर एक रचनाकार को इस तरह से अपनी रचनाओं को आकार देना पड़ता है। ये लब्बो-लुआब है और शार्ली एब्दो ने अगर ये फिर से कार्टून प्रकाशित किए हैं तो उनको अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा उबलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें समाज में होती रहेंगी। इनको अगर आप नापसंद करते हैं तो इनको दरकिनार कर दीजिए और अपने अंदर भी सोचने की कोशिश कीजिए कि इनको नापसंद करने के क्या कारण हैं, और अगर वाजिब कारण लगते हैं तो आप नापसंद कीजिए, लेकिन अगर जहां अपने आपको विचारों में संशोधन की, परिष्कार की ज़रूरत है, वो भी कीजिए। तो दोस्तों, ये है शार्ली एब्दो के कार्टूनों के प्रकाशन पर मेरी ये वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ, उस पर अपने विचार रखने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।